चियांग झान अपनी माँ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने दूसरों से उसके बारे में बातें सुनी थी। ऐसा लगता था कि उसके पिता की मुलाकात बचपन में यात्रा के दौरान हुई थी। बाद में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया और ड्रैगन सिटी में चियांग परिवार के पास लौट आए। 1 साल बाद चियांग झान के जन्म की रात उसकी मां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से उसके बारे में कोई और खबर नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने उसकी मां और एक युवक को आसमान में कदम रखने के बाद साथ भागते हुए देखा था। यह बात हमेशा चियांग झान को परेशान करती रही। शुरू से लेकर आखिर तक उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि उसकी मां किसी के साथ भाग जाएगी। सबसे ज्यादा संभावना है कि इसके पीछे कुछ और छिपा हो, लेकिन उसने इन सालों में अपने पिता से एक से ज्यादा बार पूछा था। दुर्भाग्य से रहस्य सुलझ नहीं पाया था। आज ही उसके पिता ने उसे सच्चाई बताई थी। उसकी मां को दरअसल एक बेमिसाल विशेषज्ञ ने उठा लिया था। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। वह चाहता था कि वह अपनी मां को तुरंत ढूंढ ले। जानर, शांत हो जाओ। यह मामला एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूं। चांग डोंगटियन ने अपना सिर हिलाया और अपनी यादों में खो गया। मुझे याद है कि यह वह रात थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। चांद आसमान में ऊंचा था और तारे टिमटिमा रहे थे। पूरी दुनिया खामोश थी। तुम्हारी मां और मैं दोनों खुशी में डूबे हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आपदा आएगी। चांग डोंगटियन ने धीरे धीरे अतीत की घटनाओं को याद किया। चांग झान चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। आज मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है। जब हम तीनों मौजमस्ती कर रहे थे तो पूरे चियांग परिवार में एक अद्वितीय गरिमा छा गई। तुरंत मौसम बदल गया। तारे बदल गए और पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि अभी अभी कोई बड़ा भूकंप आया हो। चौंक कर मैं जल्दी से जांच करने के लिए आंगन की ओर भागा। मैंने एक काले कपड़े पहने युवक को देखा, जिसके पूरे शरीर से एक अजय दिव्य आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य राजा नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उसकी आभा भारी थी और वह स्वर्ग और पृथ्वी पर नीचे देख रहा था। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह दिव्य, पवित्र और अविनाशी है। जब चियांग डोंगटियन ने यह कहा तो उसके चेहरे पर डर का हल्का सा निशान दिखाई दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आकाश में चुपचाप खड़ा है, जैसे कोई खंभा आकाश को सहारा दे रहा हो। उसकी आंखें आकाश में चमकते चांद और तारों से भी ज्यादा चमकीली थीं। हालांकि उसके पिता ने दुनिया में अपना नाम कमाया था। मैंने कुछ विशेषज्ञ देखे हैं, लेकिन मैंने उसके जैसा बेजोड़ लालित्य कभी नहीं देखा। उसके सामने मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेत और देवता भी उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चांग झान चौंक गया जब उसने अपने पिता की बात सुनी। अपने पिता की बातों से यह बताना मुश्किल नहीं था कि काले कपड़े पहने युवक वास्तव में एक चरम विशेषज्ञ था। कम से कम वह एक दिव्यकोर स्टेज विशेषज्ञ था। अन्यथा वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता और शून्य में नहीं रह पाता। चांग झान की वर्तमान ताकत के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है, अगर वे दोनों लड़े तो उसे डर था कि वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। वह निश्चित रूप से तुरंत मारा जाएगा। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जो 15 साल पहले हुआ था। इस समय यह अनुमान लगाना असंभव था कि काले कपड़े वाला युवक कितना शक्तिशाली था। फिर भी उसका दिल अभी भी दृढ़ और अडिग था। अपनी मां को बचाने के लिए भले ही दूसरा पक्ष कोई प्राचीन दिव्य पर्वत ही क्यों न हो, वह फिर भी दोष उस पर मढ़ देगा। काले कपड़े वाला युवक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी को देख रहा था। उसकी धधकती आंखें मेरे पिता पर पड़ी। उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तुम्हारी मां घर से बाहर आ गई। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि तुम्हारी मां एक शक्तिशाली संप्रदाय से थी। वह एक संत लग रही थी और काले कपड़े वाले युवक को उसे वापस लाने का आदेश दिया गया था। तुम्हारी मां को इसकी उम्मीद थी और उसने विरोध नहीं किया। उसने मुझसे केवल तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। उसके बाद वे एक साथ उड़ गए।
जैसे ही उसने बात की, चियांग डोंगटियन ने अपना हाथ घुमाया और एक षटकोणीय जेड टोकन निकाला। उसने इसे चियांग झान को सौंपते हुए कहा, यह आपकी मां द्वारा छोड़ा गया एक अवशेष है। इसे ले लो। शायद आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसने जेड टोकन लिया और ध्यान से उसकी जांच की। यह जेड टोकन क्रिस्टल साफ और चमक रहा था। इसके चारों ओर कई दिव्य ड्रैगन उकेरे गए थे। बीच में एक अजीब प्रतीक था, किसी तरह के फॉन्ट की तरह। यह एक मंत्र की तरह भी था, पता नहीं यह वास्तव में क्या था। जानर, तुम्हारे पिता 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। मैं तुम्हारी मां को फिर से नहीं देखना चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसके साथ फिर से मिलना होगा। मेरे जीवन में यही मेरी एकमात्र इच्छा है, चियांग डोंगटियन ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। पिता अपने यौवन पर हैं। वे बहुत मजबूत और बलवान हैं। वे कम से कम 150 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। क्या तुम्हें चिंता है कि तुम अपनी मां को नहीं देख पाओगे? इसके अलावा, एक बार जब बच्चा दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा पास कर लेगा, उसे विश्वास था कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम अपने परिवार के साथ फिर से मिल पाएंगे। चांग जान ने आत्मविश्वास से कहा। दिव्य रक्त महाद्वीप में आम लोगों की आयु लगभग 100 वर्ष थी। योद्धा 150 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। इतना लंबा समय उसके लिए अपनी मां को खोजने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हमारा परिवार फिर से मिल जाएगा। चियांग डोंगटियन ने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में आशा फिर से जाग उठी। अपने पिता के उत्साहित चेहरे को देखकर चियांग झान ने खुद से कसम खाई कि वह इस जीवनकाल में कड़ी मेहनत करेगा और सबसे मजबूत योद्धा बनेगा। भले ही वह दिव्य रक्त महाद्वीप तक चला जाए, वह अपनी मां को ढूंढ लेगा और उसे बचाकर अपने पिता से फिर से मिलवा देगा। फिर चमकता चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और तारे चमक रहे थे। अपने पिता से अलग होने के बाद चियांग झान अपने कमरे में वापस आया और साधना के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई। इस बार वह केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में सफल हो सकता था और असफल नहीं हो सकता था। केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय की विशाल शक्ति उधार लेकर ही वह अपनी मां को जल्द से जल्द पा सकता था। इसके अलावा चियांग झान केवल एक सूक्ष्म संघनन चरण 7वीं परत था, हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था। वह किसी भी साधारण आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ से कहीं आगे निकल गया था, लेकिन अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने पहले ही यह कह दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय की वार्षिक परीक्षा हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितने अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भाग लेंगे। यह कल्पना की जा सकती थी कि जब सभी उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, तो प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र होगी और सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित बचेगा। इसके अलावा, यह कहा जाता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा बेहद क्रूर थी। हर बार जब वे शिष्यों की भर्ती करते थे, तो उनमें से 1000वें हिस्से से भी कम पास होते थे। इससे निस्संदेह चियांग झान पर बहुत दबाव पड़ा। हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वार्किंग ब्लडलाइन को 10 विशेष ब्लडलाइन में से एक के रूप में जाना जाता था। यह सिर्फ एक शेख ही नहीं थी। इसके अलावा उसके पास 30% पीक ब्लेड इंटेंट भी था। उसने बेजोड़ दिव्य कौशल, अविनाशी वार्किंग स्पेल और सभी प्रकार की येलो रैंक टॉप लेवल साधना तकनीकों की साधना की थी। कुछ समय पहले उसने स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड भी प्राप्त किया था। उसे सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के भीतर किसी का डर नहीं था। फिर भी चियांग झान ने अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह बिस्तर पर क्रॉसलेग करके बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और दिव्य मार्शल एस्ट्रल गैदरिंग तकनीक की साधना शुरू कर दी। इस येलो रैंक टॉप लेवल मानसिक साधना पद्धति का मार्शल आर्टिस्ट की गैंग क्यूई को संघनित करने पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। हर बार जब वह टूटता, तो यह एक दायरे को आगे बढ़ाने के बराबर होता। वर्तमान में वह पहले से ही 5वें स्तर तक साधना कर चुका था। जब तक वह फिर से टूट जाता, वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान ने दिव्य मार्शल एस्ट्रल गैदरिंग तकनीक को प्रसारित किया,
उसके शरीर में 360 एक्यू पॉइंट के भीतर जोरदार ऊर्जा एक बवंडर द्वारा ले जाई गई लग रही थी। यह हिंसक रूप से घूमने लगा और कई एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल लगातार इसके भीतर संघनित हो रहे थे। सबसे चमकदार तारे की तरह यह एक उज्ज्वल और धधकती रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। रात पलक झपकते ही बीत गई। अगली सुबह चियांग झान ने अपने दिव्य मार्शल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज में थोड़ा सुधार महसूस किया। हालांकि वह अभी भी अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ था, फिर भी वह बहुत संतुष्ट था। आखिरकार साधना के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। जब तक वह हर दिन सुधार कर रहा था तब तक सब ठीक रहेगा। इसके अलावा उसने और लिंग पियाओक्सू ने पहले ही एक समझौता कर लिया था। आज वे अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की तलाश में शाही राजधानी की ओर प्रस्थान करेंगे। उस समय सभी लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेंगे। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय की भर्ती में अभी कुछ महीने बाकी थे, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय हजारों मील दूर था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जल्द से जल्द निकलना था। इस बार चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने पैदल चलने की योजना बनाई। सबसे पहले वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते थे। दूसरे, वे प्रशिक्षण के अवसर का लाभ उठा सकते थे। आखिरकार उन्हें रास्ते में अन्य साम्राज्यों से गुजरना था। यह उनके लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। चियांग झान ने अपने दिल में सोचा। धोने के बाद उसने नए कपड़े पहने और बाहर निकल गया। इस समय चियांग परिवार का मुख्य हॉल लोगों से भरा हुआ था। यह गतिविधि से भरा हुआ था। न केवल चियांग परिवार के लोग, बल्कि लिंग पियाओक्सू भी। यहां तक कि मास्टर लेंग जिंगयुन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन और लुओजी भी मौजूद थे। बेशक वे उन्हें विदा करने के लिए यहां आए होंगे। चियांग झान ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सभी का अभिवादन किया। उसकी नज़र लुओजी पर पड़ी। उसे आखिरी बार देखे हुए एक दिन हो गया था। उसकी साधना का आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था और वह वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसका शरीर एक शक्तिशाली क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। भले ही वह एल्डर जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी वह एल्डर जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि चियांग झान को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसने लिंग पियाओक्सू और मास्टर लेंग जिंगयुन के साथ इस पर चर्चा की थी। कानून प्रवर्तन एल्डर की मृत्यु के बाद एक नए कानून प्रवर्तन एल्डर का चयन किया जाना चाहिए, और यह उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण था। न केवल उसे कई शिष्यों के दिलों को झकझोरने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी, बल्कि उसे एक नए कानून प्रवर्तन एल्डर का चयन करने की भी जरूरत थी। उसे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के प्रति ईमानदार और वफादार होना था, अन्यथा यह संप्रदाय के विकास के लिए हानिकारक होगा। अंत में चियांग झान ने खुद को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एल्डर को बताया कि वह संप्रदाय का एकमात्र पारिवारिक सदस्य था। उनके अधीन प्रबंधक ने आत्मा के पत्थरों को काट दिया, जिससे अनगिनत बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की साधना धीमी हो गई। उन्होंने लुओजी को कानून प्रवर्तन का कुलपति बनने की भी सिफारिश की, इस कारण से कि लुओजी का चरित्र मजबूत था। वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के प्रति वफादार था। जहां तक उसकी ताकत की बात है, तो वह इसे इकट्ठा करने के लिए बड़ी मात्रा में कीमती संसाधनों का उपयोग कर सकता था। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया था और अनगिनत खजाने प्राप्त किए थे। वे सभी उच्च श्रेणी की वस्तुएं थीं, सिवाय चियांग परिवार के लोगों को दिए गए लोगों के। उनमें केवल शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ही नहीं थे। एक सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट पिल, एक येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल और एक फिनिक्स ब्लड पियर भी था। इस स्वर्ग पृथ्वी स्पिरिट एसेंस में भारी मात्रा में ऊर्जा थी। इसे लुओजी को देने के बाद में मास्टर लेंग जिंगयुन ने अपने स्वयं के साधना आधार को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने लुओजी को जबरदस्ती एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचाया, जिससे उन्हें कानून प्रवर्तन एल्डर की सीट लेने की अनुमति मिली। चियांग झान इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। मीझान, मैं आज जो कुछ भी कर पाया हूं, वह आपकी मदद की वजह से ही संभव हो पाया हूं।
मैं हमेशा आपके इस दयालु व्यवहार को अपने दिल में याद रखूंगा, लुओजी ने चियांग झान को देखा और कृतज्ञता भरे भाव से कहा। हम भाई हैं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आप कानून प्रवर्तन एल्डर बन गए हैं। अगर आप अपनी मनचाही हरकत करने की हिम्मत करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चियांग झान ने लुओजी के कंधे को थपथपाया और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। मीझान, सीनियर सिस्टर पियाओक्स्यू, रास्ते में अपना ख्याल रखना। चियांग झान, पियाओक्स्यू, जब आप दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लें तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। झान एर, पियाओक्स्यू, जब आप बाहर हों तो सावधान रहें। मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा पास कर पाएंगे और दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। कुलपति, आपको रास्ते में सावधान रहना होगा। चियांग डोंगटियन चियांग परिवार, लेंग जिंगयुन, लुओजी और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन के समूह का नेता था। वे सभी एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे और उनके अलविदा की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने भी एक दूसरे को अलविदा कहा। उसके बाद वे सभी एक साथ चियांग परिवार से बाहर चले गए जब तक कि वे ड्रैगन सिटी के शहर के बाहर नहीं पहुंच गए। तभी उन्होंने अनिच्छा से एक दूसरे को अलविदा कहा। सभी की निगाहों के सामने चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने एक नई यात्रा शुरू की। साम्राज्य की राजधानी में एक शानदार महल में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग एक सुनहरी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे, एक गार्ड की रिपोर्ट सुन रहे थे। महाराज, चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू पहले ही ड्रैगन सिटी छोड़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपसे मिलने के लिए 10 दिनों से भी कम समय में शाही शहर में पहुंच जाएंगे, गार्ड ने एक घुटने पर बैठकर सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, मैं समझ गया, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों में दिव्य प्रकाश के स्पर्श के साथ कहा, मेरे लिए सबसे अच्छी सराय की व्यवस्था करें। शहर के द्वार पर चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू की प्रतीक्षा करने के लिए किसी को भेजें। वे सभी मेरे विशिष्ट अतिथि हैं। उनकी उपेक्षा न करें। हाँ। गार्ड ने झुककर आदेश प्राप्त किया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। लगभग उसी समय एक और गार्ड जल्दी से अंदर आया। महाराज, स्वर्गीय पवन चार नायकों ने किसी को एक पत्र देने के लिए भेजा है। कृपया इसे पढ़े। गार्ड ने जमीन पर घुटने टेक दिए और बोलते हुए उसने दोनों हाथों से एक पत्र सौंप दिया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने जब यह सुना तो चौंक गए। स्वर्गीय पवन चार नायक स्वर्गीय पवन साम्राज्य के 4 महान युवा राजाओं में से एक थे। उन सभी के पास रक्त की शक्ति थी और 18 उत्तरी समुद्रों की युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध थे। हालांकि वह उनसे एक बार पहले भी मिल चुका था, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती नहीं थी। इस बार किसी को पत्र देने के लिए भेजने का क्या उद्देश्य था? एक विचार के साथ उसने पत्र प्राप्त किया और उसे खोला। जब उसने इसे खोला तो उसकी निगाहें तुरंत एक ब्लेड की तरह तेज हो गईं, विस्मयकारी और भयानक। दिव्य मार्शल संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करने वाला है और स्वर्गीय पवन चार नायक परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। वह समृद्ध बल साम्राज्य से गुजर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह फिर से युवा गुरु के सुरुचिपूर्ण व्यवहार को देख सकेगा। एक और मामला था। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई, दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान को सूचित कर सकते हैं। जब समय आएगा तो हम मिलेंगे और एक मुकाबला करेंगे। पत्र की सामग्री बहुत विनम्र थी, लेकिन शब्दों में उकसावे का संकेत था। जाहिर है, स्वर्गीय पवन चार नायक परीक्षा में भाग लेने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में गए थे। वे समृद्ध बल साम्राज्य से गुजर रहे थे और 4 युवा गुरुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी। यह अपरिहार्य था कि प्रतिभाशाली लोग अभिमानी और अहंकारी बन जाते। उनकी आंखें खुली हुई थीं, खासकर जब वे अन्य प्रतिभाशाली लोगों का सामना करते थे। स्वाभाविक रूप से वे मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह ताकत की लड़ाई थी, लेकिन स्वर्गीय पवन चार नायक बहुत घमंडी थे। वे वास्तव में उन्हें भड़काने के लिए यहां आए थे। अगर वह उन्हें सबक नहीं सिखाता तो समृद्ध बल साम्राज्य के 4 युवा स्वामी भविष्य में दुनिया भर में घूमने का चेहरा कैसे बना सकते थे?
हालांकि अन्य 3 युवा स्वामी गिर गए थे, लेकिन अजय युवा मास्टर चू हनफेंग अभी भी जीवित थे। उनकी गरिमा को धूमिल नहीं किया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय पवन चार नायक स्वर्गीय पवन साम्राज्य से आए थे और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग समृद्ध बल साम्राज्य के राजकुमार थे। 2 राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा 2 साम्राज्यों की प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रतीक थी। यह लड़ाई केवल जीती जा सकती थी, हारी नहीं जा सकती थी। हालांकि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने पहले स्वर्गीय पवन चार नायकों के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह उनकी असाधारण प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी ताकत उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता। हालांकि अकेले स्वर्गीय पवन चार नायकों का सामना करते हुए उसने जबरदस्त दबाव महसूस किया। फिर समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इस दिन की सुबह सुबह उगते सूरज ने एक शानदार और भव्य चमक बिखेरी जो शाही राजधानी पर बिखरी, जिसने इस हलचल भरे शहर में थोड़ी जीवंतता जोड़ दी। शहर के द्वार पर भीड़ पानी की तरह थी जो एक अंतहीन धारा में प्रवेश और निकास कर रही थी। इस समय दूर से सपाट और चौड़ी आधिकारिक सड़क पर एक आदमी और एक महिला चले गए। आदमी का चेहरा नाजुक और सुंदर था और महिला फूल की तरह सुंदर थी। वह बेहद खूबसूरत थी और यह विशेष रूप से आंखों को लुभाने वाला था। यह बिना कहे ही समझ में आ गया कि वे चियांग झान और लिंग पिया ओक्स्यू थे। 10 दिनों की ट्रैकिंग के बाद वे आखिरकार शाही राजधानी पहुंच गए। रास्ते में वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहे थे, स्थानीय रीति रिवाजों का आनंद ले रहे थे और बहुत कुछ सीख रहे थे। देखो, यह चियांग झान है। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू अभी शहर के गेट पर पहुंचे ही थे कि आसपास की भीड़ में से एक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट ने चियांग झान को पहचान लिया। चियांग झान स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, समृद्ध बल साम्राज्य में नंबर 1 संप्रभु विशेषज्ञ। भीड़ में कोलाहल था और हर जगह आश्चर्य की चीखें सुनी जा सकती थीं। चियांग झान का नाम शायद 2 साल पहले अज्ञात था। हालांकि अपने पदार्पण के बाद से उसने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और अजेय था। खासकर कुछ समय पहले स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की लड़ाई में उसने सभी कानून लागू करने वाले बुजुर्गों को हरा दिया था। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई, दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान, असुर एल्डर तियान सिंह का नाम पहले ही दुनिया भर में फैल चुका था और हर कोई उसके बारे में जानता था। ऐसी परिस्थितियों में यह कल्पना करना असंभव था कि उपस्थित सभी लोग कितने हैरान हुए होंगे जब उन्हें पता चला कि चियांग झान शाही राजधानी में आ गया है। सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थीं। वे इस अद्वितीय प्रतिभा के आचरण को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि पिछले 2 सालों में उसका नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था, लेकिन वह आकाश में सूरज की तरह था, जहां भी जाता था सनसनी फैला देता था, लेकिन वह अभी भी ध्यान का केंद्र था। उसे अभी भी इसकी आदत नहीं थी। इसके अलावा वह दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा के बारे में चिंतित था। वह बस जल्द से जल्द अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को ढूंढना चाहता था। फिर वे एक साथ समृद्ध बल साम्राज्य छोड़ देंगे। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था और वह अब और देरी नहीं कर सकता था। अन्यथा अगर वह उस समय चूक गया जब दिव्य मार्शल संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था, तो उसे अपने जीवन भर इसका पछतावा होगा। एक झटके में चियांग झान ने लिंग पियाओक्सू को अपने साथ खींच लिया और शहर के द्वार में प्रवेश किया। क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूं, क्या आप चियांग झान और युवा नायक लिंग पियाओक्सू हैं? अचानक भीड़ से सफेद कपड़ों में एक युवक बाहर आया। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू को घूरते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या आप हमें जानते हैं? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में 2 चमकीली रोशनियां चमक उठीं। उसने सफेद कपड़ों वाले युवक को परखा और पाया कि वह वास्तव में एक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा था। हालांकि उसकी ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन वह समृद्ध शक्ति साम्राज्य में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। झाओ सान ने युवा नायक चियांग नायिका का अभिवादन किया। सफेद कपड़ों वाले युवक ने अपनी मुट्ठियां बांधी, झुककर कहा, मैं महामहिम
अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के आदेश पर आप दोनों का स्वागत करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर चू। चियांग झान ने सिर हिलाया। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग वास्तव में एक राजकुमार थे। वह वास्तव में अच्छी तरह से जानकार थे। वे अभी अभी शाही राजधानी में पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही किसी को भेजा हुआ था। यह देखा जा सकता था कि दूसरे पक्ष ने उन्हें बहुत महत्व दिया था। लिंग पियाओक्सू चुपचाप चियांग झान के पास खड़ी थी। वह हमेशा की तरह ठंडी थी। महामहिम ने पहले ही राजधानी में सबसे अच्छी सराय बुक कर ली है। यह बहुत दूर नहीं है। मैं 2 युवा नायकों का मार्गदर्शन करूंगा। सफेद कपड़े पहने युवक जिसने खुद को झाओ सैन कहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बोलते हुए वह शहर के द्वार में घुस गया। उसके बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सू उसके पीछे चले गए। समूह टॉवर। शाही राजधानी में सबसे शानदार रेस्तरां 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें अनगिनत आंगन थे। यह शानदार और भव्य था। आंगनों में से एक छतरी की तरह था और फूल और पौधे सुगंधित थे जो एक शांत एहसास दे रहे थे। झाओ सैन ने चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को आंगन में लाने के बाद विदा ली। उन्होंने कहा कि वह अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को सूचित करने जा रहे थे, लेकिन चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने बुरा नहीं माना। वे दोनों आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। लगभग 1 घंटा ही बीता था कि बाहर से जोरदार ठहाके की आवाज आई। मिस्टर चियांग, नायिका लिंग, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में हमारी आखिरी मुलाकात को कुछ दिन हो गए हैं। आप दोनों कैसे हैं? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने आवाज का अनुसरण किया और जोरदार कदमों से मुख्य हॉल में प्रवेश किया। हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मिस्टर चू की ताकत और भी ज्यादा अथाह होती जा रही है। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू खड़े हो गए और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। 4 जोड़ी आंखें अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को घूर रही थीं और पाया कि वे पहले ही आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश में कदम रख चुके थे। उनके शरीर से दुनिया को हिला देने वाली दिव्य आभा निकल रही थी और वे एक अद्वितीय प्रतिभा की तरह दिख रहे थे। उन्होंने दुनिया को नीचा देखा और उन्होंने सभी को अपने अधीन कर लिया। मैंने अभी थोड़ी प्रगति की है। मैं अभी भी मिस्टर चियांग और नायिका जितना अच्छा होने से बहुत दूर हूं। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग हंसे। उन दोनों के बैठने के बाद उसने अपना हाथ घुमाया। उसने एक सुनहरा स्क्रॉल निकाला और कहा, मिस्टर चियांग, नायिका लिंग, हम दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। इस बार हमें उत्तरी सागर डोमेन में प्रमुख साम्राज्यों की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नियत किया गया है। इससे पहले मुझे लगता है कि आप सभी को उत्तरी सागर डोमेन की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं को समझने की आवश्यकता है। यह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग है। कृपया एक नज़र डालें। उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग? चियांग झान के चेहरे पर संदेह का एक निशान दिखाई दिया। जैसे ही उसने खुद से कहा, उसे सुनहरा स्क्रॉल मिला। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग ने 18 उत्तरी समुद्रों की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं को दर्ज किया। कुल मिलाकर उनमें से 100 हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री चू की रैंकिंग क्या है। लिंग पियाओक्सू की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसने उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग के बारे में थोड़ा सुना था, लेकिन वह उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उत्तरी सागर के 18 देशों में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं। प्रतिभाएं बड़ी संख्या में उभरती हैं। मेरी यह ताकत उल्लेख के लायक नहीं है। मैं मुश्किल से 36वें स्थान पर पहुंच पाया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व छिपा नहीं था। यह सुनकर चियांग झान चुपके से चौंक गया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने पूरे समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी पर अपना दबदबा बना लिया था। वह अजय था, भले ही उसे स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन बुबाई, दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन और ग्रेट स्वॉर्ड युवा मास्टर जिंग तियांग के साथ 4 महान युवा मास्टर कहा जाता था। हालांकि यह अफवाह थी कि उसकी ताकत अन्य 3 से भी अधिक थी। वह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। पियरलेस जीनियस नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी प्रवेश नहीं कर सका। उसे केवल 36वें स्थान पर रखा जा सका।
इससे पता चलता है कि इस रैंकिंग सूची में शामिल जीनियस कितने शक्तिशाली थे। उसने नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग को सहजता से खोला और उस पर घनी तरह से भरे हुए नाम थे। वे सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे और आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। पीछे कुछ सरल परिचय भी थे। नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग में पहला स्थान झूहे कियानलोंग का था। वह अजय संप्रदाय से था, जो तियानवु साम्राज्य का सबसे मजबूत संप्रदाय था। वह एक शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज 7वीं परत था और उसकी ताकत अथाह थी। वह एक बार फर्स्ट लेवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज था। शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञ को मारने के बाद उसने अपनी ताकत दिखाई थी और इसने पूरे नॉर्थ सी डोमेन को हिलाकर रख दिया था। दूसरे स्थान पर जियान यी था, जो दिव्य तलवार साम्राज्य के शाही परिवार से आया था। वह एक शीर्ष आकार परिवर्तन चरण 6ठी परत, एक तलवारदाव प्रतिभाशाली था और उसकी तलवार कौशल शानदार थे। वह तेज और भयंकर था और उसने एक बार उत्तरी सागर के 18 राष्ट्रों में अकेले यात्रा की थी। झूहे कियानलोंग को छोड़कर वह एकांत साधना में चला गया था। उसने अन्य 18 राष्ट्रों के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वे सभी हार मानने को तैयार थे। तीसरा स्थान, अधिपति, नामहीन, अज्ञात मूल। आकार परिवर्तन चरण 6ठी परत अपने साधना आधार के साथ वह स्वाभाविक रूप से अभिमानी और दबंग था और उसकी आंखें उसके चारों ओर की दुनिया को देख सकती थीं। हालांकि उसकी ब्लेड तकनीक क्रूर थी। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था और उसने एक बार तलवार एक को चुनौती दी थी। दोनों पक्ष एक दिन और रात तक गहन रूप से लड़ रहे थे। अंत में वह हार से केवल एक कदम दूर था और उसका नाम डोंगटियन था। चौथे स्थान पर न्यू बियाओ था, जो एक शरीर साधक था। उसकी दिव्य शक्ति अजेय थी। उसने एक बार एक ही मुक्का मारकर पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया था और उसकी शक्ति ने उत्तरी सागर के 18 देशों को हिलाकर रख दिया था। 36वां स्थान, अपराजय युवा मास्टर चूहनफेंग। 38वां स्थान, हेलियन तियानदाओ। 45वां स्थान, मू वानयुन। उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग में 100 लोगों के नाम दर्ज थे। प्रत्येक व्यक्ति का एक सरल परिचय था। इसे पढ़ने में चियांग झान को पूरे 2 घंटे लगे। झूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड वन, ओवरलॉर्ड। ये 3 लोग बहुत डरावने हैं। मुझे उनमें से किसी से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। चियांग झान के दिल में एक बड़ी लहर उठी। जब से उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा, तब से उसका उनमें से किसी से कोई मुकाबला नहीं था। वह समृद्ध बल साम्राज्य में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह केवल समृद्ध बल साम्राज्य तक ही सीमित था। उत्तरी सागर के इन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। यह केवल इस क्षण था कि उसने आखिरकार बाहरी दुनिया को देखा। वह उत्तरी सागर डोमेन के विभिन्न साम्राज्यों के प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रशंसा से भरा था, विशेष रूप से उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग के शीर्ष 3। झूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड वन, ओवरलॉर्ड, ये तीनों पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली थे। 1. उन्हें हराने में उसे कोई भरोसा नहीं था। उनमें से झूहे कियानलोंग सबसे डरावना था। वह केवल एक प्रथम आकाश सूक्ष्म संघनन चरण साधना आधार के साथ आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। ऐसी भयानक ताकत, यह अविश्वसनीय था। इसके अलावा दूसरे स्थान पर रहने वाला स्वॉर्ड वन उससे ज्यादा कमजोर नहीं था। यह तथ्य कि यह आदमी उत्तरी सागर 18 देशों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा सकता था, यह दर्शाता है कि वह कितना शक्तिशाली था। तीसरे स्थान पर रहने वाले अधिपति के लिए वह भी सरल नहीं था। जियान यी से एक दिन और रात लड़ने में सक्षम होना सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान ने अपने दिल में इन 3 नामों को गुप्त रूप से याद किया। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो उसे इन 3 अद्वितीय प्रतिभाओं से मिलना होगा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वह झूहे कियानलोंग से लड़ सकता है। तलवार 1, अधिपति, चियांग परिवार के एक शिष्य के रूप में उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक था। युद्ध राजा रक्त रेखा को विश्वास था कि मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा किसी और से कम नहीं थी। हालांकि उनकी साधना उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कम थी। यह उनकी एकमात्र कमजोरी थी। आखिरकार उनके बीच कई क्षेत्रों का अंतर था। स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था।
फिर भी चियांग झान को लगा कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शीर्ष 30 में स्थान पा सकता है। भले ही वह अपराजय यंग मास्टर चू हनफेंग और हेलियन तियांदाओ जितना मजबूत न हो, वह ज्यादा कमजोर नहीं होगा। जब तक उसकी साधना का आधार वही रहेगा, उसे किसी भी प्रतिभा से डर नहीं लगेगा। कैसा है? क्या आप तनाव में हैं? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने गंभीर भाव से पूछा। बेशक। उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में हर कोई स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र है, अद्वितीय प्रतिभा। विशेष रूप से शीर्ष 3, जूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड 1, अधिपति। उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक असामान्य है। इसके अलावा उनका साधना आधार मेरे से कई गुना अधिक है। मुझे डर है कि हम अभी उनसे नहीं लड़ सकते। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं और उनमें आग की तरह चमक रही थी। वास्तव में जूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड 1 और ओवरलॉर्ड सभी में रक्तरेखा की शक्ति है। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते कि यह किस तरह की रक्तरेखा है, हम इसके बारे में निश्चित हो सकते हैं। कम से कम यह सामान्य रक्तरेखाओं में सबसे शक्तिशाली है। यह 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक भी हो सकती है। इस तरह के व्यक्ति में बहुत अधिक जन्मजात प्रतिभा होती है। सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसके अलावा उनका साधना आधार बहुत मजबूत है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आपसे अधिक मजबूत हैं। अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू को देखा और कहा, हालांकि आप दोनों में समान रूप से उच्च जन्मजात प्रतिभा है। जब तक आप जितनी जल्दी हो सके अपने साधना आधार में सुधार कर सकते हैं। मेरे लिए उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करना बहुत आसान है। नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। मैं जूहे कियानलोंग का स्वाद लेना चाहूंगा, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्ष 3 में स्थान पर है। तलवार 1, अधिपति। लिंग पियाओक्स्यू की आंखों में एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा दिखाई दी, क्योंकि वह ठंडी आवाज में बोल रही थी। वरिष्ठ बहन, चिंता मत करो। बहुत सारे अवसर होंगे। उस समय हम तीनों को एक साथ नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोगों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। चियांग झान के दिल में एक मजबूत लड़ाई की मंशा उभरी। नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोग वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन वह उनसे डरता नहीं था। वास्तव में हमें दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुरंत नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, सच बताऊं तो 10 दिन पहले मुझे स्वर्गीय पवन साम्राज्य के 4 युवा राजाओं में से एक, स्वर्गीय पवन 4 नायकों से एक पत्र मिला। वे भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में वे समृद्ध बल साम्राज्य से गुजरे। वे हम 4 युवा मास्टर्स के साथ युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पत्र विनम्र था। हालांकि अन्य 3 युवा मास्टर्स पहले ही गिर चुके थे, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं, चाहे वह समृद्ध बल साम्राज्य की गरिमा के लिए हो या मेरे व्यक्तिगत सम्मान के लिए। यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। अगर आप दोनों इसमें रुचि रखते हैं। ठीक है। अपनी आवाज को फीका करने से पहले चियांग झान ने भौहें सिकोड़ ली। स्वर्गीय पवन साम्राज्य और समृद्ध बल साम्राज्य निकट आ रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि सीमा पर अंतहीन युद्ध थे और भेड़ियों का धुआं हर जगह था। यह सैकड़ों और हजारों सालों से कभी नहीं रुका था। हालांकि दोनों साम्राज्य बराबरी पर थे और युद्ध की लपटें समृद्ध बल साम्राज्य तक नहीं फैली। फिर भी स्वर्गीय पवन साम्राज्य और समृद्ध बल साम्राज्य के बीच स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय पवन साम्राज्य के 4 युवा राजाओं, स्वर्गीय पवन 4 नायकों ने वास्तव में एक चुनौती पत्र जारी किया। समृद्ध बल साम्राज्य के शाही परिवार के एक शिष्य के रूप में वह युवा पीढ़ी के बीच एक अजय विशेषज्ञ थे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग वास्तव में 4 युवा मास्टर्स में से एक होने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। हालांकि चियांग झान के दिल में एक विचार था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने उसकी और लिंग पियाओक्स्यू की जान बचाई थी। इसके अलावा
वे तीनों दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने वाले थे। इस समय अजय युवा मास्टर चुहनफेंग अकेले एक मजबूत दुश्मन का सामना कर रहे थे। वह कैसे निष्क्रिय रह सकता था? इसके अलावा यह लड़ाई दो साम्राज्यों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रतीक थी। समृद्ध बल साम्राज्य के सदस्य के रूप में वह ऐसा करने के लिए बाध्य भी था। इसके अलावा चियांग झान ने अभी अभी उत्तरी सागर की प्रतिभाशाली रैंकिंग देखी थी और जानता था कि स्वर्गीय पवनचार नायक सभी प्रतिभाशाली लोगों की सूची में थे। उनमें से सबसे मजबूत एक पागल आदमी यू ये था। हालांकि यह आदमी पागल था, लेकिन वह पागल भी था। उसका साधना आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच चुका था और उसकी रैंकिंग अजय युवा मास्टर चू हनफेंग से भी अधिक थी। उसकी ताकत अथाह थी। अगला था मुट्ठी नायक शेंतुलोंग। उसकी मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली और शक्तिशाली थी और यह पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी। वह अजेय था और उसका साधना आधार अभी अभी आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश में कदम रखा था। उसे भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। तीसरा था तलवारबाज हुओ है। उसकी तलवार तकनीक भयंकर और दबंग थी और उसका दिल भी निर्दयी था। उसने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला। वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर सकता था और उसकी साधना आकार परिवर्तन चरण के पहले आकाश के शिखर पर पहुंच गई थी। आखिरी था भाला आदमी फेंग्यो। उसकी भाला तकनीक अप्रत्याशित और अप्रत्याशित थी और इससे बचना असंभव था। उसका साधना आधार भी आकार परिवर्तन चरण के पहले आकाश के शिखर पर था। बिना किसी अपवाद के उन चारों को स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त था। वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे और उनकी साधना का आधार गहरा और शक्तिशाली था। ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने से चियांग झान को अकल्पनीय लाभ मिलेगा। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान ने सहज तरीके से कहा, स्वर्गीय पवनचार अद्वितीय हमें कब चुनौती देंगे? श्री चू, कृपया समय आने पर हमें सूचित करें। श्री चू ने शाही राजधानी की इस यात्रा के दौरान हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। चियांग झान और मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। क्यों न हम श्री चू के लिए स्वर्गीय पवनचार नायकों का मामला सुलझा लें? इस तरह हम भी जल्द से जल्द दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग ले सकते हैं। लिंग पियाओक्स्यू की आंखें तलवार की धार की तरह थीं जब उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने जब यह सुना तो वह चुपके से हैरान रह गया। हालांकि चियांग झान का स्वर शांत था, लेकिन उसमें अजय आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी ओर लिंग पियाओक्स्यू बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह जिसे चाहे मार सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों लोगों ने स्वर्गीय पवनचार नायकों को अपनी नज़र में बिल्कुल भी नहीं रखा। हालांकि उसे यह समझने में बस एक पल लगा कि क्या हो रहा था। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू उससे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे स्वर्गीय पवनचार नायकों की परवाह नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो मुझे मिस्टर चियांग और महिला नायक को धन्यवाद देना होगा। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। वह खड़ा हुआ और बोला, मैंने सुना है कि तुम दोनों शाही शहर में आ गए हो। पिताजी भी उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं होगी। मिस्टर चू, यह उचित नहीं है। आखिरकार हम जूनियर हैं। हमें चाचा से मिलने की पहल करनी चाहिए। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने एक साथ खड़े होकर कहा। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग का दिल जल रहा था। दिव्य रक्त महाद्वीप में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था। यह एक ऐसा नियम था जो कभी नहीं बदला था। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें समृद्ध बल साम्राज्य के सम्राट की पहचान की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को जूनियर कहा। यह स्पष्ट रूप से उन्हें सम्मान दे रहा था। आप दोनों को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला सुलझ गया है। आप दोनों पहले कुछ दिनों के लिए आराम करें और झाओ सान को आपके लिए रास्ता दिखाने दें। मुझे अभी भी शाही महल में कुछ मामलों में भाग लेना है। मैं अब विदा लेता हूं। जैसे ही अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने कहा, वह मुड़ा और चला गया। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने एक दूसरे को विदा किया।
वे तब तक आंगन में नहीं लौटे जब तक कि दूसरा पक्ष गायब नहीं हो गया। बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा के इर्द गिर्द घूमता था जो शुरू होने वाली थी, और साथ ही स्वर्गीय पवन चार नायकों के मामले भी। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि स्वर्गीय पवन चार नायक शक्तिशाली थे, च्यां झान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन अधिक शक्तिशाली था, उसे जानने के लिए संघर्ष करना होगा। हालांकि उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 10 ने उसे बहुत दबाव महसूस कराया, विशेष रूप से पहले स्थान पर रहने वाले जूहे कियानलोंग, दूसरे स्थान पर रहने वाले स्वॉर्ड वन और तीसरे स्थान पर रहने वाले ओवरलॉर्ड ने उसे और भी अधिक हीन महसूस कराया। बेशक यह प्रतिभा का उल्लेख नहीं था, बल्कि उनके साधना स्तरों के बीच के अंतर का था। जब तक च्यां झान दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन से पहले आकार परिवर्तन चरण में कदम नहीं रख सकता, तब तक उसके लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होगा। वर्तमान में च्यां झान केवल एक सूक्ष्म संघनन चरण 7वीं परत था, और वह अभी भी 3 छोटे क्षेत्रों से दूर था। सामान्य परिस्थितियों में उसे आकार परिवर्तन चरण तक पहुंचने में कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1 साल की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा उसके सामने थी। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय का शिष्य बनना दूसरों के लिए खुद का नाम बनाने का एक मौका था। हालांकि चियांग झान के दिल में वह इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि इससे न केवल उसका भविष्य प्रभावित होता, बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता। इसने स्वर्गीय कोर गठन को भी प्रभावित किया, जिसकी मास्टर लेंग जिंगयुन को जरूरत थी, साथ ही उसकी मां के ठिकाने की खोज भी। इन सभी चीजों ने चियांग झान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। वह स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जो उसने कुछ समय पहले स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में प्राप्त की थी। यह पीली रैंक शीर्ष स्तर की गुप्त तकनीक प्राचीन शैतान दाव से बहुत दूर एक जगह से आई थी, और इसकी साधना प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। थोड़ी सी लापरवाही से व्यक्ति के अंदर का दानव और भी मजबूत हो जाता है, और थोड़ी सी गलती से व्यक्ति का मन अस्तव्यस्त हो जाता है। अगर कोई हिंसक रक्त पिपासु शैतान बन जाता है, तो वह विचलित मनोविकृति में पड़ जाता है और आत्मविनाश से मर जाता है। हालांकि इसकी शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसके पास दुनिया की हर चीज को खा जाने और अपने इस्तेमाल के लिए सारी ऊर्जा को परिष्कृत करने की शक्ति थी। यह उसकी साधना के समय को बहुत कम करने और उसे आकार परिवर्तन चरण तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान अपनी पिछली साधना के दौरान लगभग अपना दिमाग खो बैठा था, उसने एक बार फिर स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना करने के बारे में सोचा था, और वह ऐसा करने के लिए दृढ़ था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान अकेले कमरे में गया, स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक निकाली और उसका अध्ययन करना शुरू किया। असीमित शैतान सागर। यह स्वर्ग और पृथ्वी को समायोजित कर सकता है, एक प्राचीन शैतान में बदल सकता है, और सभी चीजों को परिष्कृत कर सकता है। स्वर्गीय दाव अस्थायी है, सभी तकनीकें संप्रदाय में लौटती हैं। शैतान का दाव, यह यिन और यांग को खा सकता है, 5 तत्वों को परिष्कृत कर सकता है, यह सर्वोच्च वर्चस्व है। एक के बाद एक अजीब शैतानी आवाजें ऊपर के 9 स्वर्गों से आती हुई प्रतीत होती थीं, लेकिन 9 नरकों से भी प्रसारित होती हुई प्रतीत होती थीं। यह चियांग झान के दिमाग में लगातार गूंज रहा था, मानो प्राचीन शैतान देवता शैतान दाव का सही अर्थ समझा रहा हो। यह धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन कर रहा था, लोगों को इसमें डुबो रहा था, खुद को इससे निकालने में असमर्थ। हालांकि चियांग झान ने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। जब शैतान की आवाज सुनाई दी, तो वह अभी भी शैतान के दिल में हलचल महसूस कर सकता था, और भ्रम बढ़ रहे थे। दिल एक ब्लेड की तरह है, और सभी शैतान नष्ट हो जाएंगे। चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा अपने मन की रक्षा के लिए 30% पीक ब्लेड इंटेंट को प्रसारित करने पर केंद्रित कर दी, लगातार आंतरिक राक्षसों को मार डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह लगातार खतरे में रहने लगा। स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक को पढ़ने के बाद मंत्र उसके दिल में गहराई से अंकित हो गए। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, यह गायब नहीं हो सकता था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने शैतान तकनीक के सही अर्थ को पूरी तरह से समझ लिया था। लगभग बिना जानबूझकर इसे विकसित किए, यह अपने आप प्रसारित होने लगा। धमाका!
धमाका धमाका। चियांग झान की मध्यमा उंगली पर स्टोरेज रिंग से विस्फोटों की निरंतर ध्वनि प्रसारित हुई। बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन लगातार पाउडर में बदल गए। बढ़ती हुई स्पिरिट एनर्जी की लहरें समुद्र में उठने वाली अशांत लहरों की तरह थीं, लेकिन पहाड़ की बाढ़ के विस्फोट की तरह भी थीं। यह सुनामी की तरह उसके शरीर में घुस गई और एक पल में परिष्कृत हो गई। इस तरह का भक्षण अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की अवशोषण गति से भी अधिक भयानक था। चियांग झान के शरीर में जोरदार ऊर्जा उमड़ रही थी। प्रभाव के कारण 360 एक्यू पॉइंट और 10 मुख्य मेरिडियन लगभग ढह गए। उसी समय चियांग झान ने महसूस किया कि उसकी साधना एक चौंकाने वाली गति से बढ़ रही है। मैंने आखिरकार तोड़ दिया। 2 दिन बाद चियांग झान ने सफलतापूर्वक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत को तोड़ दिया था। वह बस वहां आराम से बैठा था। उसका शरीर एक भयानक आभा से लहरा रहा था और आसपास की हवा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सभी अस्तित्वों को निगलने जा रहा था जो स्वर्गीय शक्ति का अनादर करते थे। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी अपनी ताकत बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसके शरीर में एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल का 80% हिस्सा था और उसके मांस, रक्त और हड्डियों का हर इंच शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था। अपनी मुट्ठी को आराम से कसने के साथ ही आसपास की जगह हिंसक रूप से फट गई। इस दुर्जय शक्ति की भावना बस बहुत संतोषजनक थी और इसने उसके खून को उबाल दिया। जब उसने पिछली बार याद किया कि उसने एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत को कैसे तोड़ा था, तो उसे 3 महीने से अधिक समय लगा था। इस बार चियांग झान ने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना की थी और केवल 2 दिनों में वह सफल हो गया था। इससे पता चलता है कि यह गुप्त तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। इतनी भयानक साधना गति के साथ वह 1 महीने से भी कम समय में आकार परिवर्तन चरण को तोड़ने में सक्षम होगा। उस समय कोई भी उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक वास्तव में एक पीली श्रेणी की शीर्ष स्तर की गुप्त तकनीक थी जिसे प्राचीन शैतान ने पीछे छोड़ दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, इसकी शैतानी शक्ति अद्वितीय थी और यह स्वर्ग पर हावी हो सकती थी। चियांग झान ने इस गुप्त तकनीक को विकसित करने के बाद उसे केवल 2 दिन लगे। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। एक जोड़ी आंखें जो सितारों की तरह चमकीली थीं, एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक रही थीं, जैसे अंधेरी रात में सबसे चमकीली बिजली। ऐसा लग रहा था जैसे वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत से 8वीं स्वर्गीय परत तक एक क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। हालांकि चियांग झान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसकी ताकत आसमान छू गई थी और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था। अब वह महसूस कर सकता था कि एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल का 80% उसके शरीर में था। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया था। अगर वह अभी अनुशासनात्मक एल्डर के साथ होता। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई, दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान, असुर एल्डर तियान सिंह जैसे आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ के साथ लड़ाई में उसे स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी ताकत पर भरोसा करके उन्हें एक ही मुक्का से मार सकता था। इतनी ताकत के साथ इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग पर प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करे, फिर भी वह शीर्ष 30 में जगह बनाने में सक्षम होगा। हालांकि जूहे कियानलोंग की तुलना में जो शीर्ष 3 में स्थान पर था, तलवार एक अधिपति, अभी भी एक निश्चित अंतर था कि जूहे कियानलोंग, तलवार एक अधिपति, वे सभी स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे थे। पियरलेस जीनियस, हालांकि यह अभी भी अनिश्चित था कि उसके पास किस तरह की रक्तरेखा शक्ति थी, लेकिन यह निश्चित था कि वे कम से कम साधारण रक्तरेखाओं में सबसे शक्तिशाली थे। यह 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक भी हो सकता है। इसके अलावा उन तीनों में से सबसे कमजोर साधना आधार वाला व्यक्ति अधिपति था। वे दोनों ही शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज 6th लेयर विशेषज्ञ थे, जो चियांग झान से 8 लोग ऊपर थे। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे कम समय में पकड़ा जा सके। फिर भी चियांग झान को खुद पर भरोसा था। आखिरकार
उसके पास 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक युद्ध राजा रक्तरेखा थी। स्वर्ग के संदर्भ में पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में शायद ही ऐसे बहुत से लोग थे जो उससे मेल खा सकें। इसके अलावा उसके पास 30% पीक ब्लेड इंटेंट भी था। उसने एक अद्वितीय कौशल विकसित किया था जिसे अविनाशी युद्ध राजा मंत्र कहा जाता था, जिसने उसके शरीर को अतुलनीय रूप से मजबूत बना दिया था। अन्य कौशल दिव्य मार्शल एस्ट्रल गैदरिंग तकनीक और ब्लडी ब्लेड तकनीक जैसे थे। हार्ट शैटरिंग फिस्ट और वॉयड ब्रेकिंग स्टेप दोनों ही येलो रैंक टॉप लेवल कौशल थे, और विभिन्न कारणों से इसने उसे अपनी ताकत से सभी अज्ञात को दूर करने की अनुमति दी। अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को चुनौती देना खाने पीने जितना आसान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना की थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना लूटने जैसा था, जिससे उसे साधना के लिए आवश्यक समय बहुत कम हो सकता था। उस समय उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। चियांग झान, अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग ने किसी को पत्र देने के लिए भेजा है। सम्राट मिलने आए हैं। अगर आपके लिए बाहर आना सुविधाजनक है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं। जैसे ही चियांग झान का मन किसी ट्रांस में था, लिंगपिया ओक्सू की ठंडी आवाज दरवाजे के बाहर से आई। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल गया। होंग। इसके साथ ही एक अशांत ऊर्जा का उछाल आया, जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। इस प्रभाव के कारण आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया, हवा उबलने लगी और अंतरिक्ष के बड़े हिस्से ढह गए। चियांग झान का चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी-अभी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत में कदम रखा था, और वह इसे स्वतंत्र रूप से जारी नहीं कर सकता था। इससे उसके शरीर में ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गई थी। सौभाग्य से किसी और ने इसे नहीं देखा था, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होता। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत, लिंगपिया ओक्सू की आंखों में एक तलवार की रोशनी चमक उठी। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी जब उसने चियांग झान के साधना आधार को एक बार फिर से बढ़ते देखा। किसी को यह जानना चाहिए कि मार्शल आर्ट का मार्ग कांटों और कांटों से भरा है। मार्शल आर्टिस्ट का साधना आधार जितना ऊंचा होता है, यह उतना ही कठिन होता है। खास तौर पर एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज में कदम रखने के बाद हर सफलता में कुछ महीने लगते हैं। चियांग झान ने केवल 2 दिन की साधना की थी, लेकिन वह पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत तक पहुंच चुका था। ऐसी असामान्य साधना गति, यह अविश्वसनीय था। ठप ठप ठप। उसी समय बाहर से आंगन में पदचिह्नों की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे झाओ सान खड़ा था। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग उसके पीछे था, और बीच में एक लंबा और सीधा शरीर वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसकी पीठ भाले की तरह थी, और उसने 9 दिव्य ड्रैगन की कढ़ाई के साथ एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। वह राजसी और दबंग लग रहा था। उसके लंबे बाल उसके दृढ़ चेहरे को ढक रहे थे। उसकी भौहें मोटी थीं, और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं। उसके पूरे शरीर से एक दुनिया को हिला देने वाली दिव्य शक्ति निकल रही थी, मानो कोई सम्राट उतर आया हो और वह दुनिया को तिरस्कार से देख रहा था। चियांग झान एक नज़र में बता सकता था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक प्रथम आकाश आकार परिवर्तन चरण योद्धा था। बिना किसी संदेह के वह राजवंश का सम्राट था। चियांग झान, लिंगपिया ओक्सू, अपने चाचा को नमस्कार। चियांग झान और लिंगपिया ओक्सू ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने झुककर अभिवादन किया, उनका स्वर सम्मान से भरा था। युवा नायकों, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र हैं। अद्वितीय प्रतिभा, इस बार मैं शाही राजधानी में आपकी उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे आपसे मिलने के लिए जल्दी आना चाहिए था। यह बस एक छोटी सी बात है। कृपया मुझे माफ करें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जो समृद्ध बल साम्राज्य के सम्राट भी थे, के चेहरे पर मुस्कान थी। उनका स्वर विनम्र था क्योंकि वह अपने दिल में जानते थे कि चियांग झान और लिंगपिया ओक्सू उनका सम्मान करते हैं। यह सब उनके बेटे, अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग की वजह से था। अन्यथा उनकी स्थिति और ताकत के साथ
चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू इसे कभी दिल पर नहीं लेते। दिव्य रक्त महाद्वीप में मजबूत का सम्मान किया जाता था। यह एक ऐसा नियम था जो युगों से चला आ रहा था। हालांकि समृद्ध बल साम्राज्य के सम्राट का दर्जा कुलीन था, लेकिन यह चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर उनकी ताकत तो थी ही। मिस्टर चियांग, नायिका लिंग, मेरे पिता आप दोनों से मिलने आए हैं। दूसरा कारण यह है कि स्वर्गीय पवन चार नायक पहले ही शाही राजधानी में आ चुके हैं। चूंकि हम बगल में रह रहे हैं, तो क्या हमें उनका एक साथ स्वागत करना चाहिए? अपराजय युवा मास्टर चुहानफेंग ने अपनी आंखों में युद्ध के इरादे के संकेत के साथ कहा। हम चाचा की व्यवस्था सुनेंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसका स्वर शांत और संयमित था। लिंग पियाओक्स्यू की आंखें चमक उठीं। उसके सुंदर शरीर पर अजय युद्ध का इरादा फूटने वाला था। अगर ऐसा है, तो चलो और स्वर्गीय पवन चार नायकों की महिमा का अनुभव करें। राजा की नजर भीड़ पर पड़ी और बोलते हुए वह बाहर चलने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चुहानफेंग और झाओ सान सभी ने उसका पीछा किया। आंगन से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपने सामने एक शांत और अनोखा आंगन देखा। हरे भरे छत्र के पेड़ के नीचे एक 8 अमर मेज थी। 4 युवा पुरुष मेज के चारों ओर बैठे थे, शराब पी रहे थे और मस्ती से बातें कर रहे थे। चियांग झान की आंखें दिव्य प्रकाश से भर गईं जब उसने देखा कि 4 युवा पुरुष वहां आराम से बैठे हैं। उनकी आभा या तो अभिमानी, दबंग या तेज थी। उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक आभा बिखेरी, जिससे आसपास की हवा जम गई। बिना किसी अपवाद के ये 4 लोग सभी आकार बदलने वाले मंच विशेषज्ञ थे। वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय पवन साम्राज्य में युवा पीढ़ी के 4 युवा राजा थे। वे पागल आदमी युये, मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग, तलवारबाज हुओ है, भाला आदमी फेंग युन थे और उन्हें स्वर्गीय पवन चार नायकों के रूप में भी जाना जाता था। श्री चियांग, महिला नायक लिंग, शाही पिता, स्वर्गीय पवन चार नायकों में वह सफेद कपड़े वाला युवक भाला आदमी फेंग युन है। यह व्यक्ति उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में 42वें स्थान पर था और ऐसा कहा जाता था कि उसके पास भाला इरादे का 30% था। भाला तकनीक अजीब और अप्रत्याशित थी और इससे बचाव करना मुश्किल था। उसका साधना आधार पहले से ही आकार परिवर्तन चरण की पहली स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अजय युवा मास्टर चुहानफेंग की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक युवक को देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। चियांग झान ने उनकी निगाहों का अनुसरण किया और सफेद कपड़े पहने युवक को देखा। उसने देखा कि वह युवक सुंदर, आकर्षक था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। स्वर्गीय दरबार भरा हुआ था, पृथ्वी मंडप चौड़ा था और उसकी भौहों के बीच की जगह बहुत चौड़ी थी। उसने मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन की उपस्थिति प्रकट की और उसकी आंखें दोपहर में चिलचिलाती धूप की तरह थीं। किसी ने भी उसे घूरने की हिम्मत नहीं की। भालाधारी फेंग युन अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। चियांग झान बता सकता था कि भालाधारी फेंग युन की ताकत मू वान्युन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। हालांकि वह हेलियन तियांदाओ जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वह बहुत कमजोर भी नहीं था। वह वास्तव में स्वर्गीय पवन चार नायकों में से एक होने के योग्य था। वह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक तलवारबाज हुआ है, जो उत्तरी सागर की विलक्षणता रैंकिंग में 29वें स्थान पर है। उसकी ताकत भाले वाले आदमी फेंग युन से भी अधिक मजबूत है। ऐसा कहा जाता था कि इस आदमी की तलवार की तकनीक क्रूर थी और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला। तियानफेंग साम्राज्य में लोग डर से कांप उठेंगे। उसका साधना आधार भी आकार परिवर्तन चरण के प्रथम आकाश के शिखर पर है। अपराजय युवा गुरु चुहानफेंग की नज़र दूसरे स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर पड़ी और वह दूसरे आदमी की पहचान का परिचय देना जारी रखा। चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। उसकी नज़र तलवारबाज हुआ है पर टिकी थी और उसने पाया कि इस आदमी के पास दुनिया को हिला देने वाली हत्या करने की मंशा थी। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान नश्वर दुनिया में उतरे हों, जिससे किसी का दिल धड़क रहा हो। दिव्य रक्त महाद्वीप में एक कहावत थी, 1000 हत्याएं, लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र। 10,000 लोगों को मार डालो। भूत रोते रहे और भूत रोते रहे।
इसका मतलब था कि उसने 1000 लोगों को मार डाला था। उसके शरीर पर हत्या का इरादा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जो किसी के भी दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देता था। 10,000 लोगों को मारना। यहां तक कि भूत और देवता भी चौंक जाते। चियांग झान ने काफी लोगों को मारा था, हालांकि उनकी संख्या 1000 से भी कम थी। हालांकि वे सभी विशेषज्ञ थे। उन्होंने पहले से ही लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र बना लिए थे, और उनकी हत्या की मंशा पक्की हो गई थी। यह ठीक इसी वजह से था कि उसे पता था कि इस तरह की हत्या की मंशा वाले विशेषज्ञ भी थे। यह किसी पर भी आध्यात्मिक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त था, और अक्सर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दुश्मन में पहले से ही डर की भावना विकसित हो चुकी थी, और एक बार जब वे कोई कदम उठाते तो वे निश्चित रूप से एक ही चाल में मर जाते। यह अजेय था। ऐसा लग रहा था कि चियांग झान उसे बहुत देर से घूर रहा था। तलवारबाज हुआहाई ने अपना सिर घुमाया और दो अतुलनीय रूप से तीखी आंखें देखीं, जो दो दिव्य तलवारों की तरह लग रही थीं, जिन्हें अभी अभी म्यान से निकाला गया हो। वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। हिस। झाओ सान ने ठंडी हवा की सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक मुट्ठी खून थूक दिया। जाहिर है, वह तलवारबाज हुआ है कि शरीर से आ रही भयानक हत्या की मंशा का सामना नहीं कर सका और उसे गंभीर चोट लगी। दरअसल, यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ। सम्राट को भी लगा कि उसका दिमाग अस्त व्यस्त है। उसकी क्यूई और खून में उथल पुथल मची हुई थी और उसकी आंखों में डर था। दूसरी ओर, लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग शांत और तनाव मुक्त थे। वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे, तलवारबाज हुआ है से भी ज्यादा शक्तिशाली। स्वाभाविक रूप से वे उदासीन थे। जहां तक चियांग झान का सवाल है, उसकी हत्या की मंशा भी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा 30% पीक ब्लेड इंटेंट के साथ, तलवारबाज हुआ है कि हत्या की मंशा उस पर प्रभाव डालना चाहती थी। वह बस अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहा था। वास्तव में, अगर वह वापस लड़ता, तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करता कि उसका प्रतिद्वंद्वी परिणामों को सहन करने में सक्षम न हो। वह बैंगनी वस्त्र पहने युवक मुट्ठी नायक शेंतुलोंग है, जो उत्तरी सागर कौतुक रैंकिंग में 37वें स्थान पर है। मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली और दबंग है, यह पहाड़ों को नष्ट कर सकती है और पहाड़ों को नष्ट कर सकती है। इसकी ताकत बेहद भयानक है। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने तलवारबाज हुआ है पर अपना हाथ लहराया। चलते समय, उन्होंने कहा, शेष आलसी युवक स्वर्गीय पवन चार नायकों में सबसे मजबूत पागल है, ये। वह इस साल 22 साल का था और उत्तरी सागर कौतुक रैंकिंग में 34वें स्थान पर था। हालांकि यह आदमी पागल था, लेकिन वह पागल भी था। लेकिन मेरी साधना का आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच चुका है। मुझे डर है कि मैं इसके खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गईं। मुट्ठी नायक शेंतुलोंग का बैंगनी लबादा हवा न होने पर भी फड़फड़ा रहा था। यह एक फड़फड़ाते युद्ध ध्वज की तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं, और उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह थीं। उसका साधना आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश तक पहुंच चुका था, और उसके शरीर में एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति थी। हालांकि यह फटा नहीं था, फिर भी यह उसके लिए एक बड़ा खतरा था। यह के शिखर का कम से कम 40% था। यह व्यक्ति उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर रहने में सक्षम था। उसकी ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि क्रेजी मैन ये की तुलना में वह ग्रहण लग रहा था। स्वर्गीय पवन चार नायकों के नेता के रूप में क्रेजी मैन ये का साधना आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच चुका था। उसकी आभा समुद्र जितनी गहरी थी और यह अथाह थी। इस आदमी का चेहरा नाजुक और सुंदर था, और वह सुरुचिपूर्ण और सुंदर लग रहा था। अगर उसके फटे कपड़े, गंदे चेहरे और अव्यवस्थित दाढ़ी न होती, तो वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ सुंदर आदमी होता। इसके अलावा, चियांग झान ने पाया कि पागल आदमी ये अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसकी आंखें मैली लग रही थीं, लेकिन कभी-कभी उनमें बिजली जैसी रोशनी चमकती थी, जो कि सांस रोक देने वाली थी।
यह आदमी एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। चियांग झान पागल आदमी यू ये के शरीर से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। यह एक संकेत था कि केवल समान रूप से मेल खाने वाले विरोधियों को ही इस तरह का खतरा हो सकता है। इस आदमी की ताकत हेलियन तियांदाओ की तुलना में और भी भयानक थी। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। अगर हेलियन तियांदाओ वह था जिसने म्यान में रखी कीमती तलवार निकाली थी, तो पागल आदमी यू ये शैतान था जो पागलपन में पड़ गया था। यह किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। स्वर्गीय पवन चार नायकों ने मुझे अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है। आपका स्वागत करने में देर होने के लिए कृपया मुझे माफ करें। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग आंगन में चले गए और जोर से हंसे। उनकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी जो अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज रही थी। उसके बाद चियांग झान और अन्य लोग उनके पीछे आंगन में चले गए। युवा मास्टर वुडी बहुत विनम्र है। इस बार मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने जा रहा हूं। समृद्ध बल साम्राज्य से गुजरने के बाद उन्हें युवा मास्टर के पिछले आचरण की याद आई और वे यहां अपना सम्मान देने आए। मुट्ठी योद्धा शेंतु की आंखें भीड़ में घूम गईं। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। श्री चू, हमने जो पत्र भेजा था वह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था। मुझे आशा है कि आप चारों युवा मास्टर्स को सूचित कर सकते हैं कि हम एक साथ इकट्ठा होंगे और एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। मैंने अन्य 3 युवा मास्टर्स को क्यों नहीं देखा? तलवारबाज हुओहाई ने ठंडी मुस्कान दी। उसके सफेद दांत सूरज की रोशनी में उजागर हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खाना चाहता हो। हालांकि समृद्ध बल साम्राज्य के 4 युवा मास्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं, युवा मास्टर वुडी के अलावा अन्य 3 युवा मास्टर्स की केवल अपनी प्रतिष्ठा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आते हैं या नहीं। गनमैन फेंग यू का स्वर अहंकारी था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। बुद्ध ने पहले ही कहा है कि समृद्ध बल साम्राज्य के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग सिर्फ कचरा हैं। उन्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। गंजे भिक्षु, तुम्हारी दृष्टि बहुत खराब है। तुम्हारे सामने ये कुछ लोग असाधारण प्रतिभा वाले हैं। वे बिल्कुल आश्चर्यजनक थे, खासकर वह युवक। उसके शरीर में शैतानी ऊर्जा की एक चौंकाने वाली मात्रा थी। वह स्पष्ट रूप से राक्षसी मार्ग का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुम्हारी ताकत के साथ वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं है, पागल आदमी यू ये ने खुद से कहा जैसे कि वे बात कर रहे थे। उसकी मैली आंखें अचानक एक चमकदार और धधकती रोशनी से चमक उठीं जब उसने चियांग झान को देखा। एक शक्तिशाली और अजेय युद्ध का इरादा आसमान में धुएं की तरह उड़ रहा था। इसने आसपास की हवा और बादलों को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। हवा उबलने लगी और यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी हिंसक रूप से कांपने लगे। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी दोनों आंखें 2 तीखे ब्लेड की तरह थीं जो अपने म्यान से बाहर निकली हुई थीं और वे पागल आदमी यू ये की आंखों से मिली। यह आदमी पागल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें तीखी और तीक्ष्ण थीं। वह यह बताने में सक्षम था कि उसने शैतान दाओ की एक गुप्त तकनीक विकसित की थी। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे शून्य में कोई फ्यूज जल गया हो और एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल फैल गया हो। मुट्ठी वाले आदमी शेन तुलोंग, तलवारबाज हुआ है, भाला वाले आदमी फेंग युन। यह अज्ञात था कि उन तीनों ने पागल आदमी यू ये के शब्द सुने थे या हवा में तनाव महसूस किया था। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की जो आकाश में फैल गई। सब लोग, मैं आपको परिचय कराता हूं। यह मेरे पिता हैं। मैंने सुना है कि स्वर्गीय पवनचार नायक शाही राजधानी में उतरे हैं, इसलिए मैं यहां उनसे मिलने आया हूं। अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी नज़र चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू पर पड़ी और उन्होंने कहा, ये दोनों समृद्ध बल साम्राज्य के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू, तो यह समृद्ध बल साम्राज्य का सम्राट है। मुट्ठी वाले आदमी शेंतू और तलवारबाज हुओहाई दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन उनका लहजा शांत और अहंकारी था, मानो वे सम्राट को अपनी नज़रों में नहीं रखते और अतुलनीय रूप से अहंकारी थे। हा 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 हा। अचानक
भालाधारी आदमी फेंगयुन आसमान की ओर जोर से हंसा, मानो वह पागल हो गया हो, मानो उसने दुनिया की सबसे बेतुकी चीज का सामना किया हो। वह इतना जोर से हंसा कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। फिर उसका भाव बदल गया। उसने चियांगझान को अहंकार से देखा और कहा, समृद्ध बल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली युवा मास्टर वुडी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की मात्र 8वीं परत चिंटी, मैं उसे एक उंगली से मार सकता हूं। ऐसा अपव्यय आपकी प्रशंसा के योग्य है। उसके शब्द समाप्त होने से पहले अपराजय युवा मास्टर चूहनफेंग, सम्राट लिंग पियाओक्स्यू, झाओ सान 4। व्यक्तिगत रूप से वे सभी 8 लोग बंदूकधारी फेंग युन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। हालांकि यह आदमी मशहूर था और उसके पास असाधारण ताकत थी, लेकिन उसकी एक भी आंख अच्छी नहीं थी। वह बस अंधा था। किसी को यह जानना चाहिए कि हालांकि चियांगझान केवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 8वें स्तर का योद्धा था, लेकिन उसकी ताकत अथाह थी। वह समृद्ध बल साम्राज्य में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि भालाधारी फेंग युन शक्तिशाली था, लेकिन वह निश्चित रूप से चियांगझान का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने चियांगझान को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? अगर आपको मौत से डर नहीं लगता, तो आप कोशिश कर सकते हैं। चियांगझान ने अपना सिर हिलाया। उसकी ठंडी आवाज तलवार की खुली धार या हर किसी के दिल पर वार करने वाले विशाल हथौड़े की तरह लग रही थी। उसकी नज़र धीरे धीरे क्रेजी मैन यू ये से हटकर स्पीयरमैन फेंग युन पर पड़ी, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो? स्पीयरमैन फेंग युन ने चियांगझान की तिरस्कार भरी आवाज सुनी। उसकी आंखें अचानक उग्र हो गईं और हत्या के इरादे से भर गईं। उसने ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई और भाले की तरह अपनी उंगलियों से वार किया। स्वूश! एक अतुलनीय रूप से मोटी स्पीयर लाइट बिजली के बोल्ट की तरह आकाश में घुस गई। यह एक दिव्य इंद्रधनुष था जो सूरज को भेद रहा था, और यह चियांगझान की ओर बढ़ते हुए एक तेज और भयंकर ऊर्जा लेकर जा रहा था। शानदार और चमकदार स्पीयर लाइट मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गई। इसके अलावा इसका कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो और एक उल्का आकाश में घुस गई हो। इसने किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और इससे बचना असंभव था। हर कोई हैरान था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भाले का नायक फेंग युन इतना लापरवाह होगा कि घातक हमला करेगा। इसके अलावा उसने जो भाला प्रकाश छोड़ा था वह अतुलनीय रूप से भयंकर और अजेय था। यदि कोई समय रहते इससे नहीं बच पाया, तो एक साधारण आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ निस्संदेह मर जाएगा। चियांगझान बर्फ की तरह शांत था और वह इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। यह भालाधारी फेंग युन न केवल अभिमानी और दबंग था, हालांकि वह खुद पर पूरा भरोसा रखता था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह पहले से ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत तक पहुंच चुका था, तब भी जब वह 7वीं परत पर था। मुझे गोली लगने का डर नहीं है। अपने दिमाग की एक चमक के साथ चियांगझान ने चकमा नहीं दिया या बच नहीं पाया। उसने एक मुक्का मारा और मुक्के की ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया। इसने पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया और एक अद्वितीय ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह बाहर निकली। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। धमाका! एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। विशाल और शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत अजेय थी। इसने बेजोड़ भाले की रोशनी को उतनी ही आसानी से कुचल दिया जितनी आसानी से सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचला जाता है। फिर यह हिंसक रूप से भाला आदमी फेंग युन के शरीर पर टूट पड़ा। आह! भाला आदमी फेंग युन ने एक दयनीय चीख निकाली। एक पतंग की तरह जिसकी डोर कट गई हो, एक उल्का आकाश से टूटकर गिर गई। एक तेज आवाज के साथ वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार निकली, जिससे शून्य गहरे लाल रंग में रंग गया। दर्जनों मीटर तक उड़ने और आंगन की दीवार से टकराने के बाद वह आखिरकार रुक गया। वह अपने बालों को बिखेरे और चेहरे को पीला किए खड़ा था।
उसके 5 अधिकारियों के साथ छिद्रों से खून बह रहा था। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। एक चाल, बस एक चाल, लेकिन स्पीयरमैन फेंग युन वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। स्पीयरमैन फेंग युन कौन था? वह तियानफेंग साम्राज्य की युवा पीढ़ी के 4 महान राजाओं में से एक था, स्वर्गीय पवन 4 नायकों में से एक। वह उत्तरी सागर कौतुक रैंकिंग में 42वें स्थान पर था, और न केवल उसके पास रक्तरेखा शक्ति थी, बल्कि उसके पास उत्तरी सागर कौतुक रैंकिंग की रक्तरेखा शक्ति भी थी। इतना ही नहीं, इसका साधना आधार भी आकार परिवर्तन चरण के पहले आकाश के शिखर पर पहुंच गया था। यह अजेय था, लेकिन इसे चियांग झान ने एक ही मुक्के से आसानी से हरा दिया। वह चियांग झान कितना शक्तिशाली था? हालांकि उन्होंने जो देखा वह सच था और जो सुना वह झूठ था, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह उनके दिमाग की सीमाओं से परे था। महामहिम सम्राट झाओ सान के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। हालांकि उन्होंने सुना था कि चियांग झान ने कानून प्रवर्तन एल्डर, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई को हराया था, फिर भी वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान और असुर एल्डर तियान सिंह का युद्ध रिकॉर्ड शानदार था, लेकिन अब उन्होंने चियांग झान को अपनी आंखों से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देखा था। वे अभी भी की भालाधारियों के तूफान को हराने की क्षमता से हैरान थे। हालांकि अजय युवा मास्टर चुहनफेंग और लिंग पियाओक्स्यू आश्चर्यचकित थे, वे शांत रहे। आखिरकार वे चियांग झान की ताकत के बारे में सब जानते थे, इसलिए वे इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेंगे। हालांकि मुक्केबाजी के नायक शेन तुलोंग और तलवारबाज हुओ हाई चियांग झान की अजय ताकत से बहुत हैरान थे। वे और भालाधारी फेंग युन स्वर्गीय पवन 4 नायकों के रूप में जाने जाते थे, और उन्होंने अनगिनत बार एक दूसरे के साथ मुकाबला किया था। स्वाभाविक रूप से वे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत जानते थे। इस वजह से उन्हें लगा कि चियांग झान और भी भयानक था। इस समय उनके भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए। 4 जोड़ी आंखें चियांग झान को घूर रही थीं, जैसे कि वे किसी महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। मेरे पास कुछ ताकत है, लेकिन बुद्ध की नज़र में यह कुछ भी नहीं है। गंजा भिक्षु केवल डींग मारना जानता है। यदि आपके पास क्षमता है, तो जाकर इसे स्वयं अनुभव करें। पागल आदमी यूए बकवास कर रहा था। कभी कभी वह गुस्से में होता था, और कभी कभी वह चालाकी से मुस्कुराता था। वह एक पागल शैतान की तरह था जो किसी की रीढ़ में ठंडक पहुंचाता था। चियांग झान, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने अभी तुम्हें कम आंका है। लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्वर्गीय पवन 4 नायक अद्भुत हैं, हालांकि भाला आदमी फेंग युन खून की उल्टी से घायल हो गया था, फिर भी उसकी लड़ने की भावना बढ़ रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ने लगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं, एक खूनी अकेला भेड़िया की तरह, और उसने एक और भी मजबूत शक्ति को छोड़ दिया था। भाला इरादे का 30% विस्फोट। जैसे ही भाला आदमी फेंग युन के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली, उसका शरीर कांप उठा। एक तेज और तीक्ष्ण भाला इरादा मक्खन में एक गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गया। इसने पूरे आकाश को हिंसक रूप से हिला दिया, जिससे यह लगातार फट रहा था। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी के अद्वितीय दबाव ने पूरे प्रांगण को घेर लिया। आसपास के लोगों के हाव भाव बदल गए। उन सभी पर भाला इरादे का 30% असर हुआ। उनमें से किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और इसका विरोध करने की पूरी कोशिश की। पुटोंग। झाओ सैन ने अपनी आंखें घुमाईं और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वह एक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट था, लेकिन उसे अभी भी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट की इच्छा को समझना बाकी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भाले के इरादे के 30% प्रभाव का सामना नहीं कर सका। चियांग झान की आंखों में स्पष्ट रूप से तिरस्कार की झलक दिखाई दे रही थी। भाला आदमी फेंग युन में भाले के इरादे का 30% था, इसलिए उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। हालांकि उसने बस इतनी सी ताकत के साथ उसे नीचे देखने की हिम्मत की। वह बस मौत को दावत दे रहा था। भाला आदमी फेंग युन द्वारा भाले के इरादे का 30% छोड़ने के बाद
उसने अपने बड़े हाथ से हवा में एक हथियाने की हरकत की। उसने एक लंबा भाला निकाला जो लगभग 30 मीटर लंबा था। यह एक समुद्री कटोरे जितना मोटा था और भाले का शाफ्ट चमकीले चांदी के रंग से चमक रहा था। यह अज्ञात था कि यह किस सामग्री से बना था। इस पर ड्रैगन भगवान का एक जीवंत कुलदेवता था। यह शक्तिशाली और क्रूर था। 3 फुट लंबा भाला का सिरा चमकदार और चमकीला था, मानो अंदर कोई चिलचिलाती धूप छिपी हो। इसने दुनिया की हर चीज का रंग उड़ा दिया। यह एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी। हवा और बादल, दिव्य भाले की हवा और बादल की आंधी। स्वूश! भाला आदमी फेंग युन ने दोनों हाथों से भाले को पकड़ लिया और उसे हवा में फेंक दिया। एक और भी मोटा और अधिक सघन भाला प्रकाश बाहर फट गया। ऐसा लग रहा था कि एक स्तंभ जो आकाश को थामे रख सकता था, ढह गया था, लेकिन यह एक दिव्य दंड की तरह भी लग रहा था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। इसने भाले के इरादे का 30% संघनित किया और चियांग झान की ओर छेद किया। यह भाला भयंकर और अजेय था। भाला प्रकाश जहां भी गुजरता था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जंगली हवाएं चलती थीं और बादलों का समुद्र उमड़ पड़ता था। आसपास का शून्य लगातार ढह रहा था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। अद्वितीय ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी। भयानक भाला प्रकाश 10,000 मीटर लंबा था और इसने आकाश में एक गहरी दरार छोड़ दी, जैसे कि इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को छेद दिया हो। हालांकि चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और 30% पीक ब्लेड इंटेंट को ले जाने वाली एक अद्वितीय कृपाण रोशनी कहीं से भी प्रकट हुई। गड़गड़ाहट! हवा में एक और धरती हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। अजय ब्लेड की रोशनी ने शानदार स्पीयर लाइट को आसानी से चकनाचूर कर दिया और स्पीयरमैन फेंग युन पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि इस बार स्पीयरमैन फेंग युन को उड़ाया नहीं गया था, फिर भी उसकी छाती पर एक हड्डी गहरा निशान रह गया था। ताज़ा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिससे उसकी सफ़ेद हड्डियां हवा में दिखाई देने लगीं। इसने लोगों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया और उनके सिर सुन्न हो गए। यह स्पष्ट था कि वह लड़ाई के दूसरे दौर में चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी चोटें और भी गंभीर थीं और वह लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया था। आसपास मौजूद हर कोई इस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। अब तक चियांग झान की ताकत बहुत ज्यादा थी। कोई नहीं जानता था कि वह स्पीयरमैन फेंग युन की तुलना में कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वे दोनों एक ही स्तर के भी नहीं थे। यहां तक कि मुक्केबाजी के नायक शेन तुलोंग और तलवारबाज हुओ हाई ने भी बहुत दबाव महसूस किया। केवल पागल आदमी यू ये उदासीन रहा। वह अभी भी उग्र रूप से बहस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग टूट गया था, लेकिन उसकी धुंधली आंखें सितारों की तरह चमकीली हो गई थीं। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। भाला आदमी फेंग युन को कई झटके लगे और वह गुस्से में था। वह जोर से दहाड़ा। उसकी पीठ से ऊर्जा की 2 लहरें निकलीं। एक बवंडर की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। एक बादलों के 10,000 मील के समुद्र की तरह थी जो उमड़कर आकाश और पृथ्वी को घुमा रही थी। इस शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और यह अकल्पनीय था। हवा और बादल की रक्तरेखा, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से चीख निकाली। लिंग पियाओक्स्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी तारों भरी आंखों ने एक गंभीर भाव प्रकट किया। सम्राट की अभिव्यक्ति और भी अधिक घबराई हुई थी और वह चियांग झान के लिए गुप्त रूप से चिंतित था। मुट्ठी वाले आदमी शेन तुलोंग और तलवारबाज हुओ है दोनों उत्साहित थे। वे बिना पलक झपकाए मंच को घूरते रहे, उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। हालांकि क्रेजी मैन यू ये ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह स्पीयरमैन फेंग यू से बहुत निराश था। उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 40वें स्थान पर होने के कारण स्पीयरमैन फेंग यू के पास रक्तरेखा शक्ति होना उचित था। हालांकि मुट्ठी वाले आदमी शेन तुलोंग, तलवारबाज हुओ है और क्रेजी मैन यू ये के अलावा किसी ने नहीं सोचा होगा कि स्पीयरमैन फेंग यू के पास वास्तव में 2 रक्तरेखाएं होंगी। यह अफवाह थी कि पवन आत्मा रक्तरेखा अत्यंत शक्तिशाली थी। यह अत्यंत रहस्यमय थी और क्लाउड स्पिरिट रक्तरेखा अदृश्य और अप्रत्याशित थी। जब इन 2 रक्तरेखाओं को मिलाया जाता था, तो कोई कल्पना कर सकता था कि यह कितना भयानक होगा।
दिव्य रक्त महाद्वीप में 2 रक्तरेखाओं को मिश्रित रक्तरेखाओं के रूप में भी जाना जाता था। इस तरह की रक्तरेखा आमतौर पर 2 या अधिक रक्तरेखाओं के संयोजन से बनती थी। यह एकल रक्तरेखा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और यह साधारण रक्तरेखाओं की अजेय रक्तरेखा के बराबर थी। बेशक, यह केवल रक्तरेखा की शक्ति का उल्लेख कर रहा था। जहां तक व्यक्ति की ताकत, साधना आधार, साधना तकनीक और हथियार की गुणवत्ता का सवाल है, वे सभी अविभाज्य थे। फिर भी, भाला आदमी फेंगयुन की दोहरी रक्तरेखा ने भी उसकी ताकत को आसमान छूने का कारण बना दिया था। इसके अलावा, रुकने का कोई संकेत नहीं था। उसके पूरे शरीर में भयानक ऊर्जा लहरें मार रही थी। यह एक प्रचंड ज्वाला की तरह थी जो जल रही थी, उसके आसपास की हर चीज को पिघला रही थी। चियांग झान चुपके से चौंक गया। मिश्रित रक्तरेखा के संवर्धन के तहत भाला आदमी फेंगयुन की ताकत अविश्वसनीय थी। वह लगभग हेलियन तियांदाओ के बराबर था और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था।